After the sample paper 11, we have to start the sample paper 12. Okay, so these two sample papers you have to write in your notebook also. So starting from section A. Okay, and weightage of the marks and all the things already you know about the question paper. So start करते हैं सेक्शन ए से, और सेक्शन ए में आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है दैट इज़ ऑफ फिजिक्स। डिफाइन लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? तो इन्वर्जन जो है वो दो तरीके का होता है, या जो इन्वर्टेड इमेज आप लिखते हैं तो दैट इन्वर्टेड इमेज यू हैव स्टडीड इन लेंसेज एंड मिरर्स, दैट इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। तो वो जो इन्वर्जन होता है वो वर्टिकल इन्वर्जन होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो इमेज बन रही होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा होता है उसकी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, तो दैट इज़ द वर्टिकल इन्वर्जन। लेकिन जब आप मिरर देखते हैं तो मिरर में आपको अपना जो लेफ़्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखाई देता है, तो उसका मतलब इमेज जो है वो सेम साइज़ की तो बनती है लेकिन लेटरल यानी कि साइड वाइज उसमें चेंज हो जाता है। तो लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है कि इफ़ द इमेज फॉर्म्ड इज़ इन्वर्टेड साइड वाइज, जो इमेज बन रही है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो साइड वाइज या साइड वेज, दोनों वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, इन्वर्टेड है, तो देन दिस इज़ नोन एज लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो हाउ टू राइट द डेफिनेशन कि इफ द इमेज फॉर्म्ड इज inverted sidewise then it is known as lateral inversion. Okay, one more question is here which is in the choice, or this is what is the angle of an equilateral prism. इक्विलेटरल प्रिज्म में एंगल कितना होता है? एंगल मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रिज्म का नॉर्मल डायग्राम इस तरह का बनाया जाता है, दैट इज़ जस्ट सिमिलर टू द डायग्राम ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि जो हम फेस देख रहे हैं ऊपर से वो ट्राइंगल की फेस की तरह ही विजिबल होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो या इक्विलेटरल प्रिज्म हो, जो यहाँ पर एंगल बनेगा जिसको कि हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, और ये तीनों एंगल्स जो होते हैं ऑल द एंगल्स आर इक्वल, और सबकी वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, क्योंकि इनका सम जो है वो 180 होता है। तो बिल्कुल यही प्रॉपर्टी आप प्रिज्म में भी अप्लाई करेंगे, और इक्विलेटरल प्रिज्म जो होता है उसमें जो एंगल ऑफ प्रिज्म होगा दैट विल बी 60 डिग्री। ओके, so its answer will be the angle of prism is in an equilateral prism is 60 degree. Okay, उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको बतानी है। तो 1 एम्पियर क्योंकि इट विल कम इन द फॉर्मूला ऑफ करंट। करंट का जो फॉर्मूला होता है, तो करंट का फॉर्मूला होता है, चार्ज का फॉर्मूला I इंटू टी है, तो करंट का फॉर्मूला I होगा Q अपॉन टी। तो इसको अगर हमें 1 में डिफाइन करना है तो जो चार्ज होगा Q इज़ इक्वल टू 1 कूलम एंड टाइम इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। सो इफ़ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड इन अ सर्किट then the current is 1 ampere. Okay, this will be the definition of 1 ampere. उसके बाद 5th क्वेश्चन है, what type of material should be used for making a strong electromagnet. कौन सा मटेरियल यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए? तो जो मटेरियल यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए दैट इज़ सॉफ्ट आयरन, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज दोनों हो जाता है। तो हियर यू हैव टू राइट सॉफ्ट आयरन इज़ यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो नेक्स्ट पेज पर है एंड इट इज़ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका दैट इज़ अगेन ऑफ फिजिक्स। what will be the color of the sky when it is observed from a place in the absence of any atmosphere. जो जहाँ पर एटमॉस्फियर नहीं है, जहाँ पर लाइट नहीं है, जहाँ पर एयर नहीं है, उस जगह से अगर आपको स्काई को ऑब्ज़र्व करना है तो वहाँ से स्काई का कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लैक, क्योंकि ये जो स्कैटरिंग का फिनोमिना होता है जिसमें कलर्स दिखाई देते हैं दैट इज़ ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एटमॉस्फियर। ओके, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि द स्काई विल बी अपीयर्ड एज ब्लैक। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 13 जो क्वेश्चन लास्ट है आपका वो भी फिजिक्स का है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिनोमेना वेयर टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व। तो टिंडल इफेक्ट आपने पढ़ा है, टिंडल इफेक्ट में एक सॉल्यूशन लेते हैं
हेट्रोजीनियस एक वेसल में रखते हैं और उस सॉल्यूशन में जब लाइट को इंसिडेंट किया जाता है और उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है जो इम्प्योरिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं वो इम्प्योरिटी वाले पार्टिकल्स मोशन में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है ये टिंडल इफ़ेक्ट कहलाता है। ये प्रैक्टिकली कहाँ दिखाई देता है, नेचर में कहाँ दिखाई देता है? तो आपने देखा होगा कि किसी डार्क रूम में जब किसी होल से लाइट आ रही होती है, बहुत छोटे से अपर्चर से लाइट आ रही होती है, तो उस लाइट में जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो मोशन में दिखाई देते हैं। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिनोमेना ऑफ Tyndall effect. Okay, so you have to write like this कि when in a dark room the light comes from an aperture, the light beam comes from an aperture, then the dust particles seems to be in motion. This is the example of Tyndall effect. इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द कलर, गिव रीज़न। तो लाइट कितनी बैंड होगी, कितनी डेविएट होगी जब वो प्रिज्म से पास होगी, ये इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका कलर कौन सा है। तो ऑब्वियसली इट इज़ राइट, क्योंकि देखा है आपने वायलेट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा बैंड होता है और जो रेड कलर है वो सबसे कम बैंड होता है। तो यहाँ पर आपको रीज़न बताना है, तो बिकॉज यू विल राइट इन द रीज़न बिकॉज द डेविएशन ऑफ द रे ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड ऑल द डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट वेवलेंथ। इतना आंसर आप लिखेंगे। रीज़न में आप ये भी लिख सकते हैं कि वी नो वायलेट कलर विच हैज़ लीस्ट वेवलेंथ will deviate more and red color which have the large wavelength will deviate least. okay, तो ये आपके सारे वन लाइन आंसर क्वेश्चन जो हैं दोज आर फिनिश्ड। फिर आता है आपका एजर्शन रीज़न टाइप, ये भी नहीं ही चल रहा है, उसमें एजर्शन रीज़न का क्वेश्चन आपको कौन सा मिलता है, तो दैट विल बी द क्वेश्चन नंबर 14 15 के बाद यहाँ कुछ क्वेश्चन आई होप कि मिसिंग हो सकता है। तो जो क्वेश्चन था आपका एजर्शन रीज़न में वो मैं बता दे रही हूँ। आपका एजर्शन रीज़न में जो क्वेश्चन था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में ये दे रखा था कि हीटर जो होता है उसका एलिमेंट, जो हीटर का एलिमेंट होता है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी हाई एंड मेल्टिंग पॉइंट शुड ऑल्सो बी हाई। रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, ये एजर्शन था। और रीज़न ये था कि जो मटेरियल होता है दैट वी यूज़ नाइक्रोम एज अ मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लिखना है, ए बी सी या डी? तो आपको पता है कि यहाँ पर एजर्शन तो करेक्ट है, क्योंकि हीटर का जो एलिमेंट होता है उसका रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही हाई होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि नाइक्रोम इसी पर्पस से यूज़ किया जाता है, ये जो ऊपर वाला रिलेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मींस दोनों रिलेटेड हैं, एजर्शन भी और रीज़न भी। नाइक्रोम वायर इसीलिए यूज़ करते हैं कि उसमें ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो एजर्शन रीज़न का 16 नंबर क्वेश्चन आप लिखेंगे उसमें ऑप्शन ए होगा, और कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, ओनली द ऑप्शन ए यू विल राइट। ओके, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका फिज़िक्स का है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो केस स्टडी बेस्ड में भी यहाँ टेबल गिवन नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। टेबल ये थी कि वन स्टूडेंट हैज़ डन द एक्सपेरिमेंट विद अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के साथ में उसने एक्सपेरिमेंट किया है, और उस एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे उसने एक टेबल बनाई थी। उस टेबल में उसने क्या क्या लिखा है, उस टेबल में उसने लिखा है सीरियल नंबर, और उसके बाद लिखा है उसने पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के जो टोटल केसेस हैं 2006, कहाँ कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखने से कहाँ कहाँ पर इमेज बनती है, दीज ऑल द थिंग्स यू ऑलरेडी नो। और नेचर ऑफ द इमेज कैसा होता है ये भी आपको पता है। जैसे वन एग्जांपल इज़ कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। और नेचर कैसा होगा, तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, पॉइंट साइज्ड एंड एट फोकस। ओके, तो इस तरह की एक टेबल थी उसके पास। अब उस टेबल की बेसिस पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है द नेचर ऑफ द इमेज इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट, जैसा केस मैंने अभी आपको बताया था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। तो आपको पता है इमेज फोकस पर बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, तो उसमें रियल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो आपको पता है कि रियल इरेक्ट और वर्चुअल इन्वर्टेड का वैसे भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो आपका ऑप्शन बचता है बी और सी, जिसमें कि आपका ऑप्शन बी सही है, रियल एंड इन्वर्टेड।
ओके। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इफ़ द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इज़ +1, अगर लेंस का मैग्निफिकेशन जो है उसका जो रिलेशन उसका जो कैलकुलेशन है वो +1 आ रही है, तो इमेज कैसी बनेगी? तो याद रखिएगा हमेशा मैग्निफिकेशन +1 आने का मतलब होता है इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज़ के हैं, और प्लस में अगर आ रहा है तो इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है, क्योंकि माइनस में जो है वो रियल इमेज होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं आंसर कौन सा होगा, रियल इन्वर्टेड नहीं होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज़। इसमें ऑप्शन बी आपका सही होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर थर्ड क्वेश्चन है प्राची। वन स्टूडेंट नेम्ड प्राची डिटरमाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ डिवाइस एक्स बाई फोकसिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। तो उसने क्या किया, ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज हैं, इनको एक डिवाइस के थ्रू उसने यहाँ फोकस किया स्क्रीन पे। तो जो डी डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो आपको पता है कि लेंस या मिरर जो भी है वहाँ से लेके जहाँ पर फोकस हो रही है रेज वहाँ तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है। तो डी तो ऑब्वियसली यहाँ फोकल लेंथ है। दूसरी बात, रेज जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, राइट साइड में इमेज बन रही है, तो ये डिवाइस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस होगी। ओके, तो यहाँ पर डिवाइस एक्स इज़ जो आपका ऑप्शन डी है वो सही है, डिवाइस एक्स इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड डिस्टेंस डी इज़ इट्स फोकल लेंथ। ओके, फिर ये फोर्थ वाला जो है ये आपका न्यूमेरिकल है, इसमें दे रखा है फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -50 है, यू दे रखा है 50, लेकिन आप क्या लिखेंगे -50, और उसके आगे लिखा है वर्चुअल इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर पर। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है, तो वर्चुअल जो भी इमेज बनेगी वो इमेज जो है हमेशा लेफ़्ट साइड में बनेगी, तो यहाँ पर वी भी माइनस का आएगा 10 सेंटीमीटर। तो u -50 है, v -10 है, आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अब आपको लेंस फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेशन करनी होगी, तो डू इट योर सेल्फ, और आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर -12.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ दे रखा है पार्ट नंबर 5, यही केस स्टडी का लास्ट पार्ट है, और उसमें लिखा है द लोअर हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर। अगर कॉन्वेक्स लेंस के हाफ पार्ट को ब्लैक पेपर से कवर कर देते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आया था पहले कि जब भी इसको कवर करते हैं तो कवर करने से हमेशा इसकी ब्राइटनेस जो इमेज होती है उसकी ब्राइटनेस कम होती है, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट होगा, द इमेज बिकम्स लेस ब्राइटर दैन बिफोर। ओके, तो आपके पैरा वाले जो हैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर, तो ये है आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी में आपका कौन सा क्वेश्चन फिज़िक्स का होगा। तो देखिए फ़िज़िक्स के क्वेश्चन आपको लास्ट में मिलेंगे यहाँ पर 24 और 25 में। तो ये 24 वाला जो है ये आपका फ़िज़िक्स का है, इसमें क्या दे रखा है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज़ 10। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की प्लस में होती है, तो आप नोट करेंगे एफ इज़ इक्वल टू +10 सेंटीमीटर। अ कैंडल ऑफ हाइट एच दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और यू दे रखा है -20 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ इमेज। तो आपको क्या करना है, पहले तो वी फाइंड करना है, तो बेटर होगा कि आप जो है वो फार्मूला यूज़ करें ये वाला, 1/f इज़ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, v, तो 1/v इज़ इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। पहले मैंने ऐसे नोट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज़ पुट की, तो f प्लस का 10 है, और जो आपका u है वो माइनस का होगा। तो u दे रखा है यहाँ पर कैंडल ऑफ हाइट और डिस्टेंस 20, तो ये है आपका u। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा f का, सॉरी v का आंसर आएगा, तो v तो आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, यानी कि m इज़ इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज़ इक्वल टू v अपॉन यू। तो यहाँ से आप एच डैश फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इनकी बेसिस पर आप नेचर लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है 24 क्वेश्चन, उसके बाद में दे रखा है 25। तो 25 में क्या करना है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। तो आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें सेल, की, एमीटर, रेजिस्टर, तो देखिए रेजिस्टर 2 ओम का है, उसके साथ में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बना है, और दोनों ही जो रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं वो 4 ओम के हैं, ये 4 है, ये 4 है, और ये 2। उसके साथ में इन सभी के सीरीज़ में, इन सभी के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर आपको दिखाना है, और यहाँ पर सेल दिखानी है,
की दिखानी है, सेल अगर दिखानी हो तो एक ही टर्मिनल बनाइएगा, 2 टर्मिनल बस एक पेयर, और इसके साथ में एमीटर लगा देना है। तो ये आपका पूरा डायग्राम हो जाएगा। इसमें आपको ये भी बताना है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस 2 ओम रेजिस्टर पे लग रहा है क्या उतना ही इन दोनों के कॉम्बिनेशन पे भी लगेगा। तो इसका आंसर होगा येस, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2 ओम, क्योंकि 4 और 4 का पैरेलल करेंगे 2 ओम। तो जब दोनों रेजिस्टर्स बराबर होते हैं तो हमेशा उनमें पोटेंशियल डिफरेंस जितना लगता है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल। ओके, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा। तो योर सेक्शन बी इज़ डन। अब सेक्शन सी पर जब आप आएंगे तो सेक्शन सी में क्या करना है कि इसमें 27 क्वेश्चन है। उसमें लिखा है स्टूडेंट वांट्स टू गेट द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन द वॉल्स ऑफ स्कूल। तो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक कैंडल रखी, उसके सामने उसको एक लेंस रखना है जिससे कि उस कैंडल की इमेज वॉल पर दिखाई दे। तो कौन सा लेंस उसको यूज़ करना चाहिए, फर्स्ट पार्ट में लिखा है। तो उसको यूज़ करना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वर्ज होंगी रेज और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी वॉल पर। क्यों करना चाहिए, इसीलिए कि वॉल पर रियल और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। और दूसरा पूछा है क्वेश्चन में कितने डिस्टेंस पे उसको रखना चाहिए कैंडल को, फोकल लेंथ के टर्म्स में बताना है जिससे कि मैग्नीफाइड इमेज बने। तो मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस पे रखना चाहिए, और डिमिनिश्ड इमेज बनाने के लिए फोकल लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस पे रखना चाहिए ऑब्जेक्ट को। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें लिखा है वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। अगर एक वायर को डबल कर दिया जाता है उसकी लेंथ से तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब आप रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे तो रेजिस्टेंस आर डैश हो जाएगा रो एल डैश अपॉन ए, और एल डैश हो जा रही है 2L, तो रो इंटू 2L अपॉन ए, कि रो एल अपॉन ए क्या होगा रेजिस्टेंस, तो 2 इंटू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा डबल। इसी तरह से अगर आप रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं तो रेजिस्टिविटी हो जाएगी हाफ, क्योंकि इसका फॉर्मूला होगा आर ए अपॉन एल। तो आर ए अपॉन ये हो जाएगा आपका 2L। तो इतना पार्ट रेजिस्टिविटी हो गया, तो 1/2 इंटू रेजिस्टिविटी। ओके, तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ये आप सेल्फ ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें कि आपको जो है वो 2 रेजिस्टर्स मिलेंगे, पैरेलल में लगाना है, सोर्स, एमीटर और वोल्टमीटर की और रियोस्टेट के साथ में। तो ये सारे पता है आपको कंपोनेंट्स कैसे कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। तो डू दिस योर सेल्फ। इसके चॉइस वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एयर गैप। तो जो एयर होती है वो इंसुलेटर की तरह वर्क करती है, उसके थ्रू चार्ज मूव नहीं कर पाता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ एयर गैप जो है वो इनफाइनाइट होगा, और यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस डायग्राम में फाइंड करना है। तो इसमें आप R2 और R3 को सीरीज़ में करेंगे, इनको सीरीज़ में करेंगे, फिर इन दोनों का पैरेलल करेंगे, और लास्ट में इनको सीरीज़ में कर देंगे, जो पैरेलल आएगा उसको और R1 को। ओके, तो सेक्शन सी तक आपका डन हो गया है। सेक्शन डी यानी कि जो लॉन्ग वाला क्वेश्चन हमारा आता है, उस लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपको फिजिक्स वाला क्वेश्चन मिलेगा वो 34 है। तो इसमें देखिए, इसमें लिखा है स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड डिपेंड्स। तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पर, करंट पर और एरिया पर डिपेंड करती है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेम ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ सोलेनॉइड, तो यस सेम होती है। गिव सपोर्ट रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर, क्योंकि फील्ड सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है, तो इसलिए वो सेम होती है डायरेक्शन में भी, मैग्नीट्यूड में भी। फिर उसके बाद आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड होगी न्यूट्रॉन्स की और अल्फा पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल्स की तो सेम होगी क्योंकि वो प्लस होते हैं, और हम चार्ज का जो मोशन मानते हैं वो भी प्लस मानते हैं। जबकि न्यूट्रॉन्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि उन पर कोई चार्ज नहीं होता है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि व्हेन इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर लार्जेस्ट। तो फोर्स लार्जेस्ट तब होता है, आपको पता है कि जब जो है वो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चार्ज के मोशन की डायरेक्शन। क्योंकि आप जो राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं उसमें आपको जो लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाते हैं उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की डायरेक्शन दोनों परपेंडिकुलर चाहिए। तो हमेशा फोर्स उनके दोनों के परपेंडिकुलर लगता है और मैक्सिमम होता है।
उसके बाद व्हाट कंक्लूजन डू यू गेट फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट अ करंट कैरिंग वायर डिफ्लेक्ट्स अ कंपास निडल प्लेस्ड नियर इट। तो कंपास निडल डिफ्लेक्ट क्यों जाती है जो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखी, तो वो इसलिए डिफ्लेक्ट होती है क्योंकि उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है जो जनरेट हो रहा है करंट कैरिंग वायर के आसपास बनी मैग्नेटिक फील्ड से। नेम सम डिवाइसेस इन विच इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज। तो इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर जो है दैट इज़ नॉट इन सिलेबस, तो वो आपको नहीं करना है, लेकिन अगर इसमें दे रखा है तो डिवाइसेस के नाम तो पता है आपको जहाँ मोटर यूज़ करते हैं, जैसे वाटर पंप में मोटर का यूज़ करते हैं, फ़ैन में मोटर का यूज़ करते हैं। ए बी इज़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये डायग्राम है, इसमें ए बी कंडक्टर है, इसमें करंट अपवर्ड्स फ्लो हो रही है। व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी वाले पॉइंट पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगी तो पी वाले पॉइंट पे इनवर्ड्स होगी, क्यू वाले पॉइंट पे आउटवर्ड्स होगी। और उसके बाद दे रखा है R1 इज़ ग्रेटर देन R2 वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर। तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है पास वाले पॉइंट पे ज़्यादा होगी, यानी कि Q वाले पॉइंट पे ग्रेटर होगी। तो दिस सैम्पल पेपर इज़ फिनिश्ड इन दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।